दोस्तों, आप लोगों को द बेंगल फाइल्स देखनी चाहिए या नहीं? अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, सच्चाई और भावनात्मक फिल्म पसंद करते हैं और कुछ नया जानना चाहते हैं, तो द बंगाल फाइल्स आपके लिए एक झकझोर देने वाली कहानी हो सकती है। और फिल्म में क्या क्या विवादित है? कुछ लोगों का मानना है कि फिल्म एक तरफा है, यानी एक पक्ष को ही गलत दिखाया गया है, और साथ ही कुछ इतिहासकारों को फिल्म की बातें सही नहीं लगी। कई राज्य सरकारों ने भी फिल्म को रोकने की कोशिश की है। खैर, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी दो टाइम लूप के अंदर चलती है। एक 1946 के वक्त जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था, और दूसरी प्रेजेंट टाइम में जहां एक लड़की के किडनैपिंग का इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इसके बाद कहानी की शुरुआत होती है एक मीटिंग से, जहां इंडिया के डिवीजन पर बात हो रही थी। माउंटबेटन ने कहा, हिंदूज और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, हम 10 हफ्ते के अंदर इंडिया छोड़ देंगे। उससे पहले फैसला लेना होगा। जिस पर जिन्ना जवाब देते हैं, हम इतना वेट नहीं करेंगे, हम रात 11 बजे तक का फैसला सुना देंगे। जिसके बाद कहानी करंट टाइम लूप के अंदर आती है, जहां पर शिवा पंडित को बंगाल भेजा जाता है एक दलित लड़की गीता मंडल के गायब होने के केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस केस में भारती बनर्जी 100 साल से ज्यादा उम्र की बूढ़ी औरत सस्पेक्ट बन जाती है। कोलकाता के एमएलए सरदार हुसैन भी प्राइम सस्पेक्ट थे, लेकिन उस पर कोई भी डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हिम्मत नहीं करता। शिवा के बंगाल आते ही एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है, जब भी जरूरत हो मेरे पास आना। पूरा कोलकाता सेक्शन 144 के नीचे था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रमजान के वक्त लाउड स्पीकर पर अजान और स्लोगन गूंजने लगते हैं। सरदार हुसैनी का अलवाई स्ट्रॉन्ग था। सारे पुलिस और जर्नलिस्ट उससे डरते थे। अपनी स्पीच में वह हिंदू मुस्लिम डिवाइड को और भड़काने की कोशिश करता है। वह कह रहा था, अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो हिंदू तुम्हें दबा कर रखेगा। इसी वक्त एक जर्नलिस्ट जो गीता की बैचमेट थी, शिवा से मिलती है और उसे केस के नए पहलू समझाती है। शिवा खुद हुसैनी से मिलने जाता है, पर उस समय लोग भड़क उठते हैं, पत्थरबाजी होने लगती है, पुलिस सिर्फ तमाशा देखने लगती है। दंगे में स्लोगन गूंज रहे थे, धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। इसी दौरान एक पत्थर सीधा शिवा के सर पर लगता है और वो बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और उसका खून सफा करता है, जो एक्चुअली में वो गूंगा आदमी था। फिर गौरी शिवा को बताती है कि गीता को सरदार हुसैनी ने ही किडनैप किया है, क्योंकि गीता उसे एक्सपोज करने वाली थी। हुसैनी इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटर आईडीज बनाकर उनसे वोट ले रहा था, और इसी वजह से गीता टारगेट बनी। गीता असल में भारती के घर में रहती थी, जो अभी प्राइम सस्पेक्ट है। पुलिस यहाँ पर करप्ट थी, लेकिन सीबीआई ने भारती के घर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर भारती के जवानी के दिन दिखाए जाते हैं। भारती जस्टिस बनार्जी की बेटी थी, जो गांधी जी के फॉलोअर्स और नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे, लेकिन भारती खुद वायलेंट आइडियोलॉजी फॉलो करती थी। अपने ग्रेजुएशन के दिन स्टेज पर सर्टिफिकेट लेने के बजाय भारती ने गवर्नर को गोली मार दी। रॉय चौधरी ने उसकी बेल दिलाई। जस्टिस बनार्जी भारती को बापू के पास लेकर गए ताकि वह उसे नॉन वायलेंस समझा सकें। भारती गांधी जी से पूछती है कि आप पार्टीशन क्यों नहीं रोक सकते। गांधी जवाब देते हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब कोई मेरी बात नहीं सुनता। फिर गांधी जी भारती को अहिंसा पर लेक्चर देते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया में कई तानाशाह आए, लेकिन जीत हमेशा अहिंसा की हुई है। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। शिवा ने सरदार हुसैनी को थाने बुलाया, लेकिन उसके बजाय 2 चमचे आए। उन्होंने कहा, सरदार थाने नहीं आते, थाना उनके पास आता है। यहाँ बिना उनके पूछे एफआईआर नहीं लिखा जाता। यहाँ पर बातें गर्म हो जाती हैं और झगड़ा हुआ, और वह दोनों शिवा को धमकी देकर चले गए। पुलिस यहाँ पर डर चुकी थी। उन्होंने शिवा से कहा, तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, या भारत नहीं है, या वेस्ट बंगाल है, या हिंदू मुस्लिम के अलग अलग कानून चलते हैं। होटल में भी हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए हुए थे। पुलिस वही फॉलो करती है जिसकी सरकार होती है। स्टोरी फिर से पास में चली जाती है, जब गांधी जी और जिन्ना के बीच एक गहरा कन्वर्सेशन होता है। गांधी जी जिन्ना को समझाते हैं कि इंडिया के मुस्लिम असल में कन्वर्टेड हैं, हम सब एक थे, हमारा डीएनए एक है, हमारी सभ्यता एक है। लेकिन जिन्ना ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते, हमारे हीरोज अलग हैं, हमारी भाषा अलग है, हम मजबूरी में एक साथ रहते हैं, लेकिन बंगाल में भी हमारी लोकलिटीज अलग अलग हैं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक झूठ है। गांधी जी ने फिर से कहा, मौलाना आजादी मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को जोड़ने की कोशिश की, तुम जिन्ना हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हो। इसके बाद हम भारती को देखते हैं, जो कि डांस कर रही थी और गाना गा रही थी। बंगाल के चीफ मिनिस्टर सुरावादी ने पूरे बंगाल में छुट्टी घोषित कर दी। हिंदू पुलिस को ड्यूटी से हटा दिया गया। 2 दिन तक पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। जिन्ना ने घोषणा की, या तो डिवाइड इंडिया होगा या डिस्ट्रॉय इंडिया होगा। सुरवादी ने डायरेक्टर एक्शन डे का अनाउंस कर दिया। ऑर्डर था कि इतने हिंदू मारो कि बंगाल में वह माइनॉरिटीज बन जाए। खून खराबा शुरू हो गया। हिंदू लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मारी गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। भारती भाग रही थी। बंगाल जल रहा था। हर जगह बम फट रहे थे और औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा था। बनर्जी की फैमिली कॉटन मिल की तरफ निकली। उस वक्त पेट्रोल
चुनाव लेने के लिए कूपन जरूरी था, जो सिर्फ मुस्लिम लीग सपोर्टर को मिलता था। जस्टिस बनर्जी लोगों को समझाने बाहर निकले, लेकिन भीड़ ने मिलकर उन्हें मार दिया। सब लोग कॉटन मिल में जाकर छुप गए, लेकिन सरवादी के लोग वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने मिल पर आग लगाकर लोगों को जिंदा जला दिया और लोग खिड़कियों से भागने लगे। उस अफरा तफरी में भारती की माँ भी जलकर मर गई। अगली सुबह भारती को एक पंजाबी लड़का मिला जिसका नाम अमर था। उसने भारती को बंगाल के रास्ते दिखाए, रास्ते जो सिर्फ लाशों से भरे हुए थे। जब एक मुस्लिम लीग का आदमी भारती को मारने आया तो अमर ने उसे खत्म कर दिया। अमर भारती को पाथा के पास लेकर गया जो हिंदू लोगों को इकट्ठा कर रहा था और उन्हें लड़ने के लिए मोटिवेट कर रहा था। पाथा ने बिहार और यूपी के हिंदू को भी अपने साथ जोड़ लिया। लोगों ने अपने बम खुद बनाए और जंग दोनों तरफ शुरू हो गई। अगले दिन के अखबार में सूरवर्दी को बुचर और बंगाल लिखा गया। यह देखकर वह और भी गुस्सा हो गया। इसी समय गांधी जी ने पाथा को हथियार छोड़ने को कहा, लेकिन पाथा ने मना कर दिया। अब बंगाल में खाना तक लोगों को नहीं मिल रहा था। मुस्लिम लीग के लोग इंसान की लाश को उसी तरह टांग रहे थे जैसे गाय को टांगा जाता था। पूरी सड़कों पर लाशों ही लाशें थीं। सभी लाशों को एक साथ जलाया जा रहा था क्योंकि अलग अलग जलाने वालों को मार दिया जाता था। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में लौटती है। सीबीआई ऑफिस के बाहर हुसैनी के लोग भीड़ जमा करके हल्ला मचा रहे थे। सीबीआई टीम सरदार हुसैनी के घर पहुंचती है। शिवा अकेले अंदर जाता है। हुसैनी की बीबी शिवा को खाना खिलाती है। वहीं पर शिवा को पता चलता है कि हुसैनी अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है। शिवा जब सरदार हुसैनी को अरेस्ट करने लगता है तो ऊपर से सीधे ऑर्डर्स आते हैं कि उसे छोड़ दिया जाए। हुसैनी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए शिवा को सबके सामने मजबूर किया कि वह माफी मांगे। एक ऑफिसर, एक सीबीआई ऑफिसर जिसका काम सच की तलाश करना था, उसको भीड़ के बीच झुका दिया गया। सब लोगों के सामने शिवा की बेइज्जती की गई। यह मूवमेंट उसके लिए सिर्फ शर्म का नहीं बल्कि उसके अंदर के जल रहे बेइज्जती का था। अब बेइज्जती के पास शिवा उस बूढ़े आदमी के पास जाता है जो कि गूंगा आदमी था, जिसकी जीभ काट दी गई थी, जिसकी मर्दानी छीन ली गई थी। उसने शिवा को अपनी कहानी सुनाई। एक वक्त था जब मैं भी सच पकड़ने गया था, लेकिन उन्होंने मेरी जीभ काट दी, मेरा सब कुछ तोड़ दिया। उसने समझाया कैसे इंडिया टुकड़ों में बांट दिया गया, मराठा, गुजराती, बिहारी, दक्षिण, और कैसे हमारी यह बिखरी हुई पहचान हमारे दुश्मनों का फायदा बन जाती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस वह दर्द था जो पूरी सदियों का था। शिवा समझ गया था कि इस जंग में सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरी पहचान दांव पर लगी है। इस दौरान गौरी गीता के एक मुस्लिम दोस्त के घर गई, लेकिन उसके बाप ने उसे झाड़ कर भगा दिया। डर और खौफ ने लोगों की जुबान बंद कर दी। फिर स्टोरी एक बार फिर से पास में चली जाती है। भारती रॉय चौधरी से मिलने गई थी, तभी मुस्लिम लीग के लोग नोआखाली में लोगों को भड़काने आए। वहाँ के हिंदुओं ने पहले भगा देते हैं, लेकिन फिर लीग के लोग दोबारा लौट कर आते हैं। उन्होंने रॉय चौधरी को धमकाया, अपने न्यूज़पेपर में बंदी मातरम छपवाना बंद करो, लेकिन रॉय चौधरी नहीं झुके। लोग गांधी जी से सवाल कर रहे थे कि क्या अहिंसा का मतलब यही है कि हम ऐसे ही मरते रहेंगे, लेकिन गांधी चुप थे। इसी बीच रॉय चौधरी के घर पूजा हो रही थी, मंदिर में घंटी बज रही थी, लोग आरती कर रहे थे। तभी मुस्लिम लीग के लोगों ने वहाँ हमला कर दिया। जो भी हिंदू पूजा में शामिल थे सबको या तो गोली मार दिया गया या फिर जिंदा जला दिया गया। रॉय चौधरी को उन्होंने घेरा और बोला, पाकिस्तान जिंदा बोलो नहीं तो बच जाओगे। लेकिन रॉय चौधरी ने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ एक ही शब्द कहा, वंदे मातरम। उसी पल गुलाम सरवर ने उसका सर काट दिया। दुनिया बदल रही थी। गांधी माउंटबेटन से मिले। वहाँ गांधी को खुद मालूम हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इंडिया के पार्टीशन को हाँ कर दिया है। भारत का वितरण, भारत की रूह का वितरण तय हो चुका था। फिर कहानी प्रेजेंट में लौट आती है। शिवा हुसैनी के दो चमचों को पकड़कर गीता के बारे में पूछ रहा था, लेकिन सीबीआई ऑफिस के बाहर हुसैनी के लोगों ने हलचल मचा दी, आग लगा दी, भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। दिल्ली से ऑर्डर आए, शिवा को बुलाया गया और कहा गया तुम केस छोड़ दो। इंक्वायरी कमीशन ने शिवा को सस्पेंड कर दिया। सीबीआई चीफ ने उसके सामने दो रास्ते रखे, या तो हुसैनी से कॉम्प्रोमाइज कर लो या फिर सस्पेंशन का सामना करो। शिवा ने फिर भारती से मिलना शुरू किया। पहले भारती डरते डरते शब्द बोलती थी, लेकिन जब शिवा उसे अमर बनकर बात करता है तब वह अपना दर्द खोलती है। कहानी द्वारा फ्लैशबैक में चली जाती है। पार्टीशन का वक्त था। अमर ने भारती को प्रपोज किया। लोग अपने घरों को आखिरी बार देख रहे थे, लेकिन खौफ का साया छाया हुआ था। तभी मुस्लिम लीग के लोगों ने फिर से खूनी हमला कर दिया। गुलाम सरवर और उसके आदमियों ने अमर को पकड़ लिया। सबके सामने भारती की इज्जत उठाने की कोशिश की गई। उसके कपड़े फाड़े गए, उसे टॉर्चर किया गया। गुलाम सरवर ने उसके हाथ पर उर्दू में लिख दिया, एक जख्म जो सिर्फ देह पर नहीं बल्कि रूह पर भी था। अमर को बीच से काट दिया गया। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े करके बाइक के पीछे बांधकर खींचते हुए नदी में फेंक दिया गया। भारती की आंखों के सामने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। प्रेजेंट में बूढ़ी भारती शिवा को एक अलमारी दिखाती है। उसमें उन लड़कियों की तस्वीरें थी जो सालों से बंगाल में उठाई जाती रही हैं, वे आवाज गायब होती रही हैं। भारती कहती है यहाँ बंगाल में एक नहीं अनेक गुलाम सरवर हैं, सब चेहरे बदलते हैं, सोच वही रहती है। उसने शिवा से बंदूक मांगी। उसने कहा इन्हें खत्म कर दो। शिवा फिर से हुसैनी के घर पहुंचा और वहाँ पर हुसैनी उसे गीता को दिखाता है, लेकिन शिवा के सामने ही उसके सिर में गोली मारकर उसकी जान ले ली जाती है।
गीता की लाश शिवा के सामने गिरती है। शिवा के अंदर की आग भड़क उठती है। वो हुसैनी का गला पकड़ता है। गुस्सा, दर्द, बेइज्जती और अन्याय सब एक साथ उसके साथ में आ जाते हैं। वह उसका गला दबाकर उसे जान से मार डालता है और फिर वहां से चुपचाप बिना कुछ कहे निकल जाता है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस फिल्म की कहानी बहुत ही झकझोर देने वाली लगी होगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस फिल्म की कहानी कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।